बीते 23/11/2024 को विवेकानंद कॉलोनी संतोषी पारा कैंप 2 में एक विवाहिता की जलने से मौत हो गई थी। वो भी हमारे साथ हैं, लेकिन उनका कहना है कि वो पुलिस जांच से किसी तरह से संतुष्ट नहीं है और इस प्रक्रिया को फिर से जांच की मांग शासन प्रशासन से करते हैं। वो बहुत जोर जबरदस्ती किया, बहुत किया। बेटी को बोला तू अगर नहीं जाएगी तो मैं आत्महत्या कर लूंगा, मैं मर जाऊंगा, मेरा रह के क्या होगा। जिस दिन घटना घटा है उस दिन मेरे को खबर भी नहीं किया। उसका पड़ोसी नरेश सिंह ने मेरे को फोन करके बताया, हाँ दया का थोड़ा आग लग गया, मैं हॉस्पिटल लेकर आया हूँ। हॉस्पिटल में जाकर बेटी को देखा, पूरा जल चुका था मेरा। बच्ची कुछ बोलने चाह रहा है मेरे को, लेकिन उन लोग कुछ सामने से हट नहीं रहा है, कोई कुछ नहीं कर रहे हैं। तो बार बार उसके मुंह से एक ही शब्द आ रहा है, पापा तुम बच्ची को लेके चला जाना, पापा तुम बच्ची को लेके चला जाना। क्यों बोला ये बात, बच्ची को लेके चला जाना। 13-14 दिन तक वो हॉस्पिटल में पड़ा रहा। उसके बाद तो उसका प्राण चला गया। बार बार हॉस्पिटल में बोला एक ही शब्द, पापा तुम बच्ची को लेके चला जाना, पापा तुम बच्ची को लेके चला जाना। करीब करीब पता चला कि 2 से ढाई घंटा तक वो उसी जलीय अवस्था में घर में पड़ी हुई थी और उसको इलाज करने के लिए किसी तरह की सूचना ना ही एम्बुलेंस को दिया गया, ना ही कोई स्थानीय थाने को दिया गया। तो सबसे बड़ा विषय यह है कि आखिर क्यों नहीं दिया गया। बीते 23/11/2024 को विवेकानंद कॉलोनी संतोषी पारा कैंप 2 में एक विवाहिता की जलने से मौत हो गई थी। यह हत्या है, यह हादसा, यह स्पष्ट नहीं हो सका। हालांकि पीएम रिपोर्ट का मैं जो अभी सामने आई ये रिपोर्ट, उसमें उल्लेखित किया गया है कि यूजी की जो मौत है, जो विवाहिता की मौत है, नवविवाहिता की जो मौत है वो जलने से हुई है। लेकिन जो पीड़ित परिवार के जो उसके मायके के पक्ष के लोग हैं, उनकी बहन हमारे साथ हैं, उनके जो परिजन हैं वो भी हमारे साथ हैं, लेकिन उनका कहना है कि वो पुलिस जांच से किसी तरह से संतुष्ट नहीं है और इस प्रक्रिया को फिर से जांच की मांग शासन प्रशासन से करते हैं। मेरे साथ मौजूद है मृतका की बहन प्रिया। तो आइए हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि चूंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट स्पष्ट रूप से रखी हुई है सामने, जिसमें कहा गया है कि उसकी मौत जलने से हुई थी। तो आपका क्या कहना है, जैसे कि स्पष्ट आ चुका है कि उसकी मौत जो है उसकी जलने से हुई थी, आप क्या कहना चाहेंगे? वो तो मैं यही बोलना चाहूँगी कि जैसे कि मेरे को घटना की सूचना दी नहीं गई थी और जो सूचना दी भी गई थी मेरे पिता द्वारा, उसको मतलब किसी को फ़ोन करके पूछे वो कि क्या हुआ है घटना, तब बताया गया था और स्पष्ट रूप से कुछ चीज़ क्लियर भी नहीं किए थे कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। जब हम लोग वहाँ पहुँचे तब पता चला कि इतना ज़्यादा बर्निंग हुआ है। जो रिपोर्ट्स है उसके अकॉर्डिंग 97% बॉडी बर्न है। मतलब गले के नीचे का पूरा बॉडी बर्न था और पूरा बर्न था और कुछ बोलने की कोशिश कर रही थी बार बार, पर मेरे जीजा सुजय पाल हमेशा उनके आसपास ही रहते थे और हमको बात नहीं करने देते थे उनसे, तो वो कुछ बोल नहीं पा रही थी बट बोलना चाह रही थी। और ये भी सूचना मिली थी कि जलने के बाद बहुत देर तक उनको उनके घर पे ही रखा गया था और जनरली सब लोग घर पे रहते हैं, पर उस दिन घटना के दौरान कोई नहीं था और उनकी सास उनके ससुर आसपास होने के बाद भी कोई मदद नहीं की गई। तो वो मदद क्यों नहीं की गई, 2-3 घंटे तक वो घर पे क्यों रही? अगर ये दुर्घटना है तो आपको तुरंत लेके जाना चाहिए था। ये चीज़ हुई है तो ये हमको थोड़ा संदिग्ध लग रहा है कि जो डेथ है वो प्री प्लान्ड है, क्योंकि पहले भी जीजा के घर से उनको टॉर्चर वगैरह होता था, शरीर में जब भी आती थी मैं हाथ आपको में। यहाँ पे रोकना चाहूँगा कि जैसा कि आपने कहा कि पहले भी उन्हें ससुराल पक्ष से मिलती थी, प्रताड़ित किया जाता है, तो ऐसी जो मृतका है वो उसके द्वारा कभी अपने परिजनों से ऐसी शिकायत की गई कि मुझे प्रताड़ित किया जाता है, चाहे पैसे के लिए किया जाता हो, चाहे या किसी अन्य कारण के लिए? कभी उसके द्वारा इस तरह इन बातों का जिक्र किया गया था क्या? हाँ, बहुत बार हुआ है ऐसा, बहुत बार घर से निकाल भी दिए हैं। जैसे कि जब दीदी गर्भवती हुई ना, उससे पहले भी जब घर आई थी तब भी उनको पैसे के लिए, जो ससुराल पक्ष से उनको शादी के दौरान ना कुछ दहेज की मांग की गई थी,
जो पूरा नहीं करने पर उसकी जो सास है वो हमेशा उनको टॉर्चर करती रहती थी, और मारपीट की भी बात सामने आई है। मेरे सामने की ही बात है, एक बार जब बहुत झगड़ा हो रहा था और पापा नहीं जा पा रहे थे, मैं गई थी, तो उनके जो जेठ जी हैं, मेरे को उनका नाम याद नहीं है, वो उनके द्वारा मेरे ऊपर भी ऐसा हिंसा का रूप आया था सामने। अगर वो मेरे साथ ऐसा कर सकते हैं तो हमारे पीछे दीदी के साथ कैसा करते होंगे। और आए दिन जब भी मैं उनसे मिलने जाया करती थी कॉलेज के बाद में, तो हाथ में जलने के निशान, कभी गाल में मारने के निशान होते थे। बोलने पर झूठ बोल देती थी, उनकी सास उनके साथ ही रहती थी ज़्यादातर। और ये मेरे सामने की घटना है कि खाने के लिए बचा कुचा खाना देते थे। जैसा कि आपने बताया कि उसे प्रताड़ित किया जाता था, हम्म। अब उसके ससुराल में विभिन्न कारणों को लेकर के तमाम तरह की जो जानकारियां थी उसके मरने के पूर्व की, तो आप लोगों तक जब पहुंचती तो आप लोगों के द्वारा कभी प्रयास नहीं किया गया कि उसे इस मझधार से बाहर निकाला जाए, उसके जो ससुराल पक्ष वाले उनसे बात किया जाए कि आखिर क्या वजह उन्हें इस तरह से जो युवती को प्रताड़ित किया जाता है? नहीं, हमारे द्वारा ये कोशिश की गई थी। दीदी जब भी आती थी घर इस तरीके से, तो हमारा यही कहना होता था कि आप मत जाइए, आप अपने करियर पे फोकस कीजिए, आपको ज़रूरत नहीं है। अगर आप कोई भी हेल्प चाहते हो हमारे थ्रू, तो हम उसके लिए खड़े हैं। पापा तो पुलिस केस करने के लिए भी तैयार थे जब फर्स्ट टाइम ये चीज़ हुई थी तो। उसके बाद बट दीदी को बार बार जो इन्फ्लुएंस था ना, जीजू का मैनिपुलेशन, उसकी वजह से वो हमेशा मान जाती थी। मान जाने के बाद वो घर चले जाती थी, और साथ में उनके दोस्त जो थे, नाड़ू दादा एक भैया हैं, वो भी उनको समझाया करते थे कि बूदी मैं हूँ, मैं देखूंगा, मेरी गारंटी में चलो। हर बार कोई ना कोई अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी में ले जाता था, और हर बार ऐसे ही होता था। 3-4 बार करीबन इस तरीके का हुआ है, तो हम लोग लास्ट में जाने ही नहीं दिए। जब लास्ट दीदी का प्रेगनेंसी वाला बात सामने आया, तब ऐसा लगा कि नहीं, इस टाइम पे तो ससुराल वालों की ज़रूरत होती ही है, तो हम लोग जानने दिए। उसके बाद उनका व्यवहार जो था हमारे सामने में तो अच्छा था, फिर पीछे से ऐसा कब हुआ, क्यों हुआ, पता नहीं। देखिए, यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात जो इनके द्वारा मुझे बताई गई है, इनका कहना है कि घटना दिनांक को, जिस समय की ये घटना घटित हुई है, उस घटना की सूचना उसके ससुराल पक्ष वालों द्वारा युवती के मायके वाले को नहीं दी गई। इन्हें दूसरों से पता चला कि उनकी लड़की जल चुकी है, इस तरह की घटना सामने आ चुकी है। और उनका ये भी कहना है कि लगातार पीड़िता को प्रताड़ित किया जाता रहा था, क्योंकि पैसे के लिए लेकर के, तमाम बातों को लेकर के। तो हमारे साथ उनके पिताजी भी, युवती के मृतका के पिताजी भी मौजूद हैं। आइए हम उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। काटो। हमारे साथ मौजूद है मृतका ईशा पाल के पिता सुबीर नंदी जी, जो रूंगटा कॉलेज में मालिक का कार्य करते हुए अपने पूरे परिवार का, चूँकि इनकी 2 बच्चियाँ हैं, उनका भरण पोषण करते आए हैं। और चूँकि इस घटना के बाद से वो काफ़ी मानसिक रूप से टूट चुके हैं, पूरा परिवार ही उनका बिगड़ चुका है। लेकिन जैसा कि मैं आपको बताना यहाँ पे चाहूँगा, इस घटना को लेकर के जो पुलिस की जांच से ये पूरी तरह से असंतुष्ट है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट को लेकर के इनका कहना है कि चूँकि लगातार मुझे मेरी बेटी द्वारा ये बताया जाता रहा है कि किस तरह से उससे प्रताड़ित किया जाता है। इनका भी यही कहना है कि उनके द्वारा पूर्व में जब ये बेटी द्वारा बताया गया था, तो इनका ये कहना है कि उनके द्वारा उसी समय निर्णय लिया गया था कि इस घटना की सूचना संबंधित थाने में दर्ज की जाए। लेकिन बेटी ने कहीं ना कहीं मना कर दिया, चाहे ससुराल के दबाव में मना करा हो या कि किसी अन्य कारणों में, ये तो खैर स्पष्ट नहीं हो सका। लेकिन जो उस घटना के बाद से काफ़ी असंतुष्ट आई है, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। क्योंकि नंदी जी, लगातार आपकी बेटी, जैसा कि मुझे जानकारी मिली है, आपको अपने साथ हो रही लगातार घटनाओं की जानकारी देती थी, तो आपके द्वारा किस तरह का प्रयास किया गया कि एक परिवार जो है हंसी खुशी से चल सके? बिल्कुल हंसी खुशी में नहीं चल सके। वो जितना बार मेरे को बोलने का कोशिश किया, बोला है, बहुत कुछ बोला है, जो चीज़ हमारा दामाद ने माना नहीं है। उन्होंने हर बार मेरे को ये किया है, जो पापा आप शांत रहिए, मैं हूँ, मैं संभाल लूँगा, मैं देख लूँगा। माँ मजाक मजाक में करते हैं, माँ मजाक लगाते हैं। मैं उसको भी टोका हूँ, मैं बोला हूँ हमारा माँ क्या हमेशा मजाक करते हैं? हमेशा तुम्हारा माँ ऐसी बोलते रहेगा क्यों? तुम्हारा माँ 2 गिनती कर करके रोटी बनाएगा, खाने देगा, थोड़ा से चावल मखा के खाने देगा, कौन सा तरीका है? मैं बच्ची को नहीं भेजूंगा। वो बहुत जोर जबरदस्ती किया, बहुत एक किया। बाद से बेटी को बोला तू अगर नहीं जाएगी तो मैं आत्महत्या कर लूंगा, मैं मर जाऊंगा, मेरा रह के क्या होगा, तू यहाँ रह, मैं अभी चला जा रहा हूँ, रेल लाइन में सो जाऊंगा। ऐसे करके उसको धमकी दिया है। उसका बाद मेरे को वो बेटी ने बोला पापा मेरे को जाने दो, मेरे को मत रुको, मैं उसको जाने दिया।
तो उन्होंने ये भी बताया, पापा मैं अगर इस घर में बढ़ जाता हूँ तो अड़ोस पड़ोस सब क्या बोलेगा, बेटी को शादी देने के बाद भी बाप का ऊपर आके बैठ गया है। छोटा वाला बहन है, उसका शादी नहीं होगा, लड़का पक्ष आके बोलेगा पहली से विवाह वाला बेटी घर में बैठा है, उसको शादी नहीं होगा। ये सब मेरे को बहुत सारी चीज बोला है। जिस दिन घटना घटा है उस दिन मेरे को खबर भी नहीं किया। उसका पड़ोसी नरेश सिंह ने मेरे को फोन करके बताया, तब 9:30 पौने 10 बज रहा है। तब उन्होंने बोला है जब तुम सुजय से बात करो, सुजय तुमको कुछ बताया क्या? मैं बोला कुछ नहीं बताया मेरे को सुजय, आप सुजय को फोन लगाओ। तब मैं सुजन को फोन लगाया। सुजय को फोन लगाने से बोला, हाँ दया का थोड़ा आग लग गया, मैं हॉस्पिटल लेकर आया हूँ। अब मैं तुरंत फोन काट दिया। वो फोन काटने के बाद फिर मैं फोन लगाया हूँ। फोन लगाने से वो फोन उठा, दुर्ग हॉस्पिटल में हूँ, दुर्ग हॉस्पिटल में आ जाओ। मैं जब दुर्ग हॉस्पिटल में जाकर बेटी को देखा, पूरा जल चुका था मेरा। बच्ची कुछ बोलने चाह रहा है मेरे को, लेकिन उन लोग कुछ सामने से हट नहीं रहा है, कोई कुछ नहीं कर रहे हैं। तो बार बार उसके मुंह से एक ही शब्द आ रहा है, पापा तुम बच्ची को लेके चला जाना, पापा तुम बच्ची को लेके चला जाना। क्यों बोला ये बात, बच्ची को लेके चला जाना? बार बार ऐसी बोलते रहा। उसके बाद वहां से डीके हॉस्पिटल लेके गया। डीके हॉस्पिटल में जब हम लोग पहुंचे, उसको ट्रीटमेंट के लिए 13-14 दिन तक वो हॉस्पिटल में पड़ा रहा। उसके बाद तो उसका प्राण चला गया। बार बार हॉस्पिटल में बोला एक ही शब्द, पापा तुम बच्ची को लेके चला जाना, पापा तुम बच्ची को लेके चला जाना। हम अच्छा हो जाऊंगा तो उस घर में नहीं जाऊंगा, पापा घर आ जाऊंगा, पापा घर आ जाऊंगा, और उस घर में नहीं जाऊंगा। बार बार एक ही चीज बोला, बहन को ख्याल रखना पापा। मैं उसको हौसला, डॉक्टर भी मेरे को बोला हौसला दिलाते जाओ, हौसला दिलाते जाओ, उसको हौसला, हमेशा हौसला दिलाओ। मैं उसको समझाते रहा। 14 दिन 15 दिन हॉस्पिटल में उसको एक ही बात बोला, बेटा तेरे को अच्छा होके घर जाना है, पापा को देखना है। वो उन लोग तो एक बूंद हटने कुछ बोलने चाह रहा था, बार बार कुछ बोलने चाह रहा था, लेकिन सुजय एक पल के लिए तो हटा नहीं गया। जिस दिन से 7 दिसंबर था, 7 दिसंबर जिस दिन वो चला जाएगा, उसी दिन मेरे को बोला, सुजय दवाई लेने गया था, उसी समय थोड़ा से फाका मिलने से मेरे को बोला, पापा मेरे को थिनर डाल दिया पीछे से, आग बुताने का नाम करके पीछे से थिनर डाल दिया है। मैं बोला बेटा कैसे, तू अभी तो इसके डॉक्टर का बस क्यों नहीं बोला? तो बोलता नहीं, वो तो हर समय उसका सामने है, हर समय सामने है, ऐसे कि उसको बच्चा का मारने का धमकी दिया है, जो तू अगर मुंह खुलेगा तो तेरा बच्चा को मार डालूंगा, ऐसे करके उसको बोला गया है। वो भी मेरे इंगित में समझा दिया, मैं समझ गया हूँ। तब उसको सांस फूलने लगा, उसका सांस फूलने लगा। तो मैं बोला डॉक्टर को, तुरंत बोले से डॉक्टर आया, आके जाकर देख रहा जिसका बहुत सांस का प्रॉब्लम हो रहा है, तब उसको वेंटिलेशन में दिया। वेंटिलेशन में देने के बाद बस उसी दिन मेरे को छोड़ के चल दिया। देखिए, चूंकि काफ़ी दर्दनाक स्थिति है, जो एक पिता अपनी पुत्री की जो आंखों देखी मौत है उसे बयान करते समय किस तरह से भावुक हो रहे हैं, ये आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। उनका ये भी कहना है कि जब उनकी बेटी उनसे कुछ अस्पताल में जब भर्ती थी, नाजुक हालत उसकी बनी हुई, तो कुछ अपने पापा से कहना चाहती थी, लेकिन चूंकि उसके जो घर वाले मौजूद रहते थे, उसके ससुराल पक्ष के लोग मौजूद रहते थे, जिसकी वजह से वो लड़की शांत रहती थी। इसकी वजह से उसने अपना दुख अपने पिता के पास नहीं रख पाई, कि उसमें कहीं ना कहीं भय बना हुआ था। ये भी उसके द्वारा कहा गया कि अपने पापा को कि बच्ची को मारने की धमकी दी जा रही। तो कहीं ना कहीं से वो जो नवविवाहिता पूरी तरह से एक प्रकार से कहा जाए डरी थी, सहमी हुई थी, जिसकी वजह से पूरे उसने इस घटना को अपने परिजनों के सम्मुख नहीं रख सका। तो निश्चित रूप से निंदनीय जो भी है ये घटना हुई है, बहुत ही पूरी तरह से निंदनीय। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ चुकी है, पुलिस की जांच जारी है। आज हमारे साथ मौजूद हैं सामाजिक कार्यकर्ता सुमनशील जी। सुमनशील जी से भी हम जानने की कोशिश करते हैं इस मुद्दे को लेकर के, चूँकि उनके द्वारा फिर से इसमें प्रक्रिया अपनाई जा रही है।
थानों में ज्ञापन दिया जा रहा है। आने वाले 1-2 दिनों के अंदर वो एसएसपी महोदय को भी ज्ञापन सौंपने वाले हैं। उसके बाद भी यदि कार्रवाई नहीं होती तो किस तरह की प्रक्रिया अपनाई जाएगी, आइए हम सुमन सिल जी से जानने की कोशिश करते हैं। आइए हम सुमन सिल से जानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि तमाम तरह की प्रक्रिया है। पुलिस का भी कहना है कि जलने से मौत हुई है, तो इसे लेकर के इनके द्वारा फिर से प्रयास किया जा रहा है अपनी तरह के। तो इनका किस तरह का प्रयास है और इसमें किस प्रकार से इन्हें कितनी सफलता मिल सकती है, सुमन सिल से जी हम जानने की कोशिश करते हैं। जी सुमन जी, इस केस को लेकर के आपके द्वारा लगातार अभी फिर से प्रयास किया जा रहा है। पुलिस अधीक्षक छावनी सीएसपी को आपके द्वारा ज्ञापन दिया गया, टीआई को ज्ञापन दिया गया। यदि कार्रवाई नहीं होती, चूंकि तमाम तरह की रिपोर्ट स्पष्ट हो चुकी है, तो उसके बाद आप अपने संगठन की ओर से आगे किस तरह की कार्य योजना बनाई जाएगी? देखिए, घटना बहुत ही चिंतनीय है और बहुत ही निंदनीय है। निंदनीय इसलिए है कि ये जो लड़के वाले का जो परिवार है, जब इसके संबंध में लड़की की जो पिताजी है सुबीर नंदी के द्वारा हमारे समाज को एक आवेदन दिया गया था जुलाई महीने में, और जुलाई महीने के आवेदन देने के उपरांत लड़के वाले के परिवार से बार बार संपर्क किया जा रहा था और लोगों को ये उनके जो परिचित लोग थे और इस केस में कहीं ना कहीं उन लोग लिप्त भी है, तो उस लोगों को सूचना देके बताया गया था कि दोनों परिवार आके बैठे। उसका मूल कारण ये था कि एक छोटी सी बच्ची है जो मृत के घटना के 11 दिन की केवल उम्र, मतलब 11 दिन थे, और उसके 11 दिन के उपरांत लड़की का चले जाना और उस बच्ची को आने वाले समय में उसकी देख रेख को देखना, उसको मद्देनजर रखते हुए हम लोग चाह रहे थे कि दोनों परिवार बैठ के निश्चित रूप से इसकी कहीं ना कहीं एक निराकरण निकाल पाए। परंतु लड़के वाले के द्वारा सूचना देने के बावजूद एक बार भी समाज की ओर से कहीं संपर्क नहीं किया गया, और लड़का को भी कई बार, यहाँ तक कि जो इस केस के कुछ गवाह है उन लोगों के द्वारा भी बताया गया कि आके समाज के लोगों से मिले और इस घटना के संबंध में कुछ, मतलब इसका अर्थ ये कि वो इस घटना से दूर रहना चाहते हैं। और जब हम लोगों ने थाने में इसकी जानकारी प्राप्त की है कि इस केस में क्या हो रहा है, तो उस समय पुलिस प्रशासन के द्वारा यही बताया गया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने दीजिए, उसके बाद हम इस घटना की जांच को करेंगे। परंतु जब हम लोगों के द्वारा इस आवेदन देने के उपरांत उस मोहल्ले में जाकर कई लोगों से जानकारी जब लिए, तो निश्चित रूप से एक दर्दनाक, मतलब ऐसा परिवार भी हो सकता है, ये भी सोचने का विषय है। क्योंकि लड़की का जब जिस दिन 23 नवंबर करीब 6:30 बजे जब वो आग के द्वारा आग जलाया गया कि जली, ये तो जांच का विषय है। क्योंकि जब घटना हुआ करीब पता चला कि 2 से ढाई घंटा तक वो उसी जली अवस्था में घर में पड़ी हुई थी, और उसको इलाज करने के लिए किसी तरह की सूचना ना ही एम्बुलेंस को दिया गया, ना ही कोई स्थानीय थाने को दिया गया। तो सबसे बड़ा विषय यह है कि आखिर क्यों नहीं दिया गया। दूसरा, जब घटना स्थल पे, मौके स्थल पर सास पुतुल पाल मौजूद थी, उन्होंने बुझाने का कोई कार्य क्यों नहीं किया गया, जबकि लड़की का बयान ये बताया गया कि पीछे से जला है। तो पीछे से अगर जला है तो कोई निश्चित रूप से कोई ये नहीं कह सकता है कि उसको जलाया गया है कि नहीं, कि जला है कि नहीं। ये तो उसका रिपोर्ट और जांच जब होगा, क्योंकि स्थानीय पुलिस वाले भी उस मौके स्थल पर नहीं पहुंचे थे, क्योंकि उनको सूचना ही ससुराल वाले के तरफ से नहीं दिया गया था। क्योंकि मैं आपको यहाँ रोकना चाहता हूँ, जैसा कि आपने कहा कि लड़की द्वारा बयान दिया गया था कि वो पीछे से जली है, उसने अपना जो बयान सामने रखा है, तो इसमें कैसे लगता है आपको उसका परिवार, उसका ससुराल पक्ष वाले सम्मिलित हो सकते हैं? देखिए, इसलिए सम्मिलित हो सकते हैं कि जिस प्रकार की घटना सामने धीरे धीरे आ रही है, एक तो 2 लाख रुपए का डिमांड किया जाना, दूसरी बात है कि मैंने कहा कि जब घटना स्थल पर सास मौजूद थी और पीछे से जला है, और ये गोबर कंडा जला रहे थे, तो गोबर कंडा से अगर जल रहा था तो उन्होंने बुझाने का कोई प्रयत्नशील कार्य क्यों नहीं किया गया, क्यों नहीं आवाज दिया गया। और अगर आवाज भी अगर दिया है
तो उसके बाद इलाज करने के लिए उसका प्रयत्न क्यों नहीं किया गया? अगर समय रहते उसका इलाज होता तो निश्चित रूप से आज जीवित रहती। आज 70-80% तक जलने वाले लोग भी जीवित रहते हैं अगर सही समय में उसका इलाज हो जाता है। और उसके बाद मैं खुद इसका साक्षात इस केस का इसलिए गवाह भी हूं, जिस दिन 7 तारीख की घटना में जब पता चला कि लड़की की मृत्यु हो गई रायपुर में, तो कई लोग मेरे को फोन करके बताए कि बॉडी आते आते शाम हो जाएगा। तब हम लोगों ने गुरुद्वारा हासिमगढ़ के गुरुद्वारा से फ्रीजर लेके आए। तो जब जैसे फ्रीजर हम लोग लेके आए, उस समय सिख समाज के लोग भी मौजूद थे। उनके सास पुतुल और ननद ममता नाम की हमारे ऊपर हमको उल्टा सीधा बोलने लग गए कि ये क्या मजाक चल रहा है, यहाँ पे कैसे लेके आ गए, ये सब मजाक यहाँ नहीं चलेगा, ये सब फालतू चीज यहाँ नहीं चलेगा। तो हमने पूछा, अरे भैया आप वो लड़की की बॉडी आएगी उसको तो रखना पड़ेगा। तो बोलते नहीं, यहाँ बॉडी नहीं आएगा, ये सीधा मुक्ति धाम जाएगा, हमारे घर नहीं आएगा। तो हमने उस पर थोड़ा सा उत्तेजित भी हुए। हमने एक ही बोला कि अगर आपकी लड़की मरती तो क्या करते। तो उस पर भी उनका जो जवाब था, मतलब जो मतलब भूलने का मतलब इतना घिनौनी टाइप का बात किए। जब हमने ये बोला कि मुझे तो कहीं ना कहीं गलत लग रहा है, इसकी पुलिस मतलब कहीं ना कहीं मेरे को दिक्कत तो दिख रहा है, कुछ ना कुछ तो डाउट है, तब जाके उन्हीं के मित्र के द्वारा, सुजेपाल के कुछ मित्र थे जो उनके परिवार को भीतर में जाके जब समझाई दिए, तब जाके फ्रीजर को रखा गया। और उसके उपरांत जबकि बंगाली समाज के द्वारा जो वाहन आता है, वो वाहन भी हम लोग के द्वारा देने की बात की, करीब करीब 10 बजे का समय दिया गया था, परंतु 8:30-9 बजे ही बॉडी को लेके मुक्तिधाम लेके चले गए। तो हम लोगों ने उस समय इतना गंभीरता नहीं समझे थे, परंतु धीरे धीरे जब केस पता चलने लगा, लोगों से जानकारी मिला कि इनके जो सुजेपाल के एक बड़े भाई साहब है, उनकी भी एक पत्नी जो माना में रहती है रायपुर में, उनके साथ भी इसी तरह का प्रताड़ित कार्य किया गया था और घर से निकाला गया था। और उसके बाद वो लड़की आज केस भी की हुई है और एक उनका बच्चा है, क्योंकि आज वो एक नौकरी कर रही, जिसके कारण वो अपना भरण पोषण अपने परिवार का चला रहे हैं। तो ये परिवार का पूरा जांच का विषय है और मैं प्रशासन से भी निवेदन करूंगा, क्योंकि इस घटना की विस्तृत रूप से पूरी जांच होनी चाहिए और जिन लोगों के द्वारा गवाह देना चाहते हैं उनका गवाह भी प्रशासन ले। लेकिन अब तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई जिसमें स्पष्ट रूप से कहना है कि उसकी जलने से मौत हुई है, और आपके द्वारा फिर से एक बार प्रयास किया जा रहा है इस केस को रीओपन करने की कोशिश की जा रही ताकि वो जो मृतका है ईशा पाल को न्याय मिल सके। देखिए, सबसे बड़ी चीज है कि केस पूर्ण रूप से बंद नहीं हुई है और पूर्ण रूप से जांच नहीं हुई है। ये एक तथ्य रखा हुआ है और ये तथ्य इसलिए है क्योंकि लड़की की जो बयान था और उस घटना के उस मौके पे था, परंतु जो स्थिति जानकारी हुई है, मैंने कहा जब घटना हुआ तो उस समय पता चला कि कुछ ऐसे सामान भी रखे हुए थे। तो क्या पुलिस ने उस समय स्थल मौके पे आकर उसकी जांच किया? क्या पुलिस प्रशासन को उनको जानकारी दी गई? उसके उपरांत जब घटना के संबंध में लड़की के पिताजी के द्वारा थाने में बार बार जाके पूछा गया कि मुझे केस करना है, तो उन्होंने पुलिस प्रशासन की ओर से यही बताया गया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट को आ जाने दीजिए, उसके बाद हम जांच को करेंगे। अब लड़की वाले का जो संदेह है, उस संदेह के मैंने कहा कि जब लड़के वाले आखिर दूर क्यों भग रहे हैं। और दूसरी बात है कि इनके जो मित्र है, जैसे एक नाड़ू, जबकि नाड़ू के द्वारा इनके घर से इनकी लड़की को लेके आए थे और ये बताया गया था कि किसी भी तरह का कोई भी दिक्कत नहीं होगा। और उसके बाद जब घर में प्रवेश करने नहीं दिया गया और उसे दुरूग में रखा गया, तो उसकी जानकारी लड़की के पिताजी को क्यों नहीं दिया गया। यहां तक कि ये भी जो जानकारी इन लोग के द्वारा दी गई है कि मोबाइल तक इनके पति सुजेपाल के द्वारा रख लिया गया था। तो नाड़ू का गवाह क्या पुलिस प्रशासन ने लिया है? क्या इसके अलावा इनकी लड़की का बयान क्या पुलिस प्रशासन ने लिया है, लड़की की बहन का? क्या इनके पिताजी का विस्तृत जानकारी लिया गया? इनकी जो माताजी है जो अलग रहती है, क्या उनके द्वारा जिस समय घटना स्थल मौजूद था और उस समय जब मृत हुए थे, उन्होंने
पुलिस प्रशासन से एक ही कहते चले गए कि मेरी लड़की को मारा गया। क्या उनकी जो माँ है उनका बयान लिया गया? तो ऐसे बयान मैंने अभी तक तो मैंने नहीं देखा है, और मैं चाहूंगा कि इसमें पुलिस प्रशासन निश्चित रूप से, क्योंकि छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, सुशासन की सरकार है, तो अपने अधिकार को रखने का अधिकार सभी को है, और इसमें जांच का विषय है, और जांच में निश्चित रूप से ऐसे ऐसे तथ्य सामने आ सकते हैं जिससे प्रशासन पे प्रशासन के द्वारा ऐसे परिवार के खिलाफ में कार्रवाई करने के लिए तत्परता होना पड़ेगा। ये थे हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता सुमन सिंह जी, जिनका स्पष्ट रूप से कहना है, कई सारे उदाहरण इनके द्वारा हमें बताए गए घटना को लेकर के, घटना को पीछे को लेकर के। और चूंकि इनका ये भी कहना है कि सामाजिक बैठक जो बंगाली समाज की बैठक में भी थी, उसमें लड़की की जो ससुराल पक्ष के लोगों द्वारा कभी भी उसे अटेंड नहीं किया गया, लगातार उन्हें बुलाया जाता रहा बातों को दोनों परिवार ताकि सहमति से चल सके, लेकिन उनके द्वारा बैठक को लेकर के किसी प्रकार की कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई गई, और अंततः एक नवविवाहिता को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। तो इस केस को लेकर के सुमन सिंह जी का कहना है कि लगातार वो संघर्ष करते रहेंगे और लड़की को न्याय दिलाने की कोशिश की जाती रहेगी।